हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वालामुखी के प्रभाव। शुरू के क्लासेस में हमने पढ़ी कि ज्वालामुखी कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके पीछे क्या क्या कॉजेज होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये बताएगा कि ज्वालामुखी होने के पश्चात किस तरीके के इम्पैक्ट जो है वो पड़ते हैं। तो फर्स्ट है हम लोगों का नकारात्मक और दूसरा है सकारात्मक। देखिए, कभी भी इम्पैक्ट जो है वो एक ही नहीं होता है, वो दोहरा होता है, यानी कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब जब नकारात्मक जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसमें भी होगा कि कुछ तात्कालिक होगा और कुछ होगा दीर्घकालिक, यानी कि कुछ जो होगा वो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होगा, बट कुछ जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो हम लोग शुरू करेंगे नेगेटिव इफेक्ट से। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें तात्कालिक प्रभाव यानी कुछ टाइम के लिए रहने वाला प्रभाव में क्या होगा कि आप लोगों को पता है कि जब ज्वालामुखीयता निकलती है, यानी जब ज्वालामुखी की जो घटना होती है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उस टाइम पे क्या होती है, भूकंप की भी घटनाएं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ज्वालामुखी की जो घटना होती है वो छेपड़ के फलस्वरूप होती है, यानी कि कोई ना कोई प्लेट क्या होता है, उसका सबडक्शन होता है। तो जब सबडक्शन होता है किसी प्लेट का तो उस टाइम पे क्या होती है, पृथ्वी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलती है, भूगर्भ जो है उसमें कंपन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप की जो है वो घटना होती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि वायुमंडलीय सघनता में वृद्धि, जिससे दृश्यता में कमी होगी और वायु परिवहन क्या होगा, बाधित होगा। फिर उसके पश्चात है वायुमंडलीय प्रदूषण। फिर देखिए गैस पाइपलाइनों, जल पाइपलाइनों में क्षति एवं लावा प्रभावित क्षेत्रों में जैविक घटकों एवं संपत्तियों की हानि। उसके अलावा जनधन को भी हानि हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है कि जहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शन होगा वहाँ आसपास के जितने भी मान लीजिए लिविंग एरियाज होंगे, घर वगैरह होगा, ठीक है, पेड़ पौधे होंगे, वो सबको क्या हो जाएगा, वो सब नष्ट हो जाएंगे ना जलकर। तो क्या होगा, जनधन की हानि होगी। तो ये सारा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दीर्घकालिक प्रभाव। देखिए, दीर्घकालिक प्रभाव में फर्स्ट है कि लावा का जो प्रवाह है वो सतह पर होने से कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य संभव नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे बहुत सारी भूमि उसमें शामिल होगी तो उसमें कुछ ऐसी भूमि भी तो होगी जहाँ पर कृषि किया जाता होगा। तो कृषि वाली भूमि का ऐसा है ना कि उसकी जो उर्वरता है वो जलने से नष्ट हो जाएगी, जो कि बहुत समय के पश्चात वापस आ सकती है। यानी कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होगा, ये बेसिकली बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि लावा का प्रवाह जो है वो कृषि योग्य भूमि को बंजर बना देता है। उसके अलावा देखिए लिखा है वायुमंडलीय प्रदूषण से न सिर्फ जैविक घटकों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अपितु सांस्कृतिक दृश्य भूमियों पर भी नकारात्मक प्रभाव जो है वो हो सकता है। उसके अलावा देखिए तटीय प्रदेशों में ज्वालामुखीयता के कारण बाढ़ की समस्या होती है। जैसे कि 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी के कारण जावा एवं सुमात्रा द्वीपों के तटीय क्षेत्र जो है वो बाढ़ग्रस्त हुए थे। फिर देखिए ज्वालामुखीयता से निश्रित कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प इत्यादि से भूमंडलीय तापन की जो समस्या है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा की समस्या होती है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ना कि आप लोगों को भी पता है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, मान लीजिए ज्वालामुखी का ये उद्गार हुआ, ठीक है, ये ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। अब क्या हो रहा है, इससे कुछ पदार्थ ऐसे निकलते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये सभी क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि ग्लोबल वार्मिंग को तो बढ़ावा देते ही हैं, साथ ही साथ कुछ और ऐसे जो है वो तत्व निकलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोगों को पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, अम्लीय वर्षा की समस्या उसकी वजह से होती है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये चारों आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। अब देखिए पॉजिटिव इफेक्ट में क्या लिखा है कि इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा कि अगर सिलिका का जो मात्रा है वो ज़्यादा होगा लिक्विड में तो बहाव क्या होगा, कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने बताया था कि जो वॉल्केनिक इरप्शन है 2 टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल और एक फिजर, यानी केंद्रीय। एक तो केंद्रीय होता है और दूसरा क्या होता है, दरारी, यानी एक सेंटर से निकल कर आता है और दूसरा होता है मान लीजिए यहाँ दरार पड़ गई है। ठीक है,
पृथ्वी की सतह पर उससे निकल कर आती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ लिखा बेसाल्ट चट्टान में जो सिलिका है वो कम होती है, इसीलिए उसका बहाव ज़्यादा होता है। यानी कह सकते हैं कि बेसाल्ट चट्टान में सिलिका कम होती है तो उसके पिघलने से क्या होगा, प्लेट्यू बनेगा, प्लेन बनेगा। अब हमारा है ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। देखिए ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ जो होती है वो मैग्मा और लावा से निर्मित होती है। या कैसे मैग्मा और लावा से निर्मित होंगी, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सरफेस एरिया, यहाँ से ज्वालामुखी जो है वो निकलने के पश्चात या अगर ये बहुत दूर तक फैल गई तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोल्ड होने के पश्चात यानी ये ठंडा होने के पश्चात वो जम जाता है। ठीक है, ये ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में ये जम जाता है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि जब ये सॉलिड के रूप में मैग्मा या लावा का जमाव होता है तो कहीं ना कहीं वो प्लेन या फिर प्लेट्यू यानी कि पठारी इलाका जो है वो उसका निर्माण करता है। तो बेसिकली ये भी दो प्रकार के होते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया, दो प्रकार के। एक होते हैं आभ्यंतरिक और दूसरा होते हैं बाह्य, जिसमें कि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। देखिए जो इंट्रूसिव है उसका क्या अर्थ है कि मैग्मा का जो जमाव है वो सतह के नीचे होने से इसका निर्माण होता है, जहाँ यह संरचनाएं विभिन्न आकार एवं स्वरूप की हो सकती हैं। तो इसको बोलते हैं इंट्रूसिव। ठीक है, ये सतह के नीचे हो रहा है। और जो सतह पर दिखाई देगा, ठीक है, जिसको कि आम इंसान देख सकता है, वो सारा जो इम्पैक्ट है वो हो जाएगा बाह्य। अब देखिए कि इंट्रूसिव में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अनुस्तरीय और अनुस्तरीय, यानी डिस्कॉर्डेंट और कॉर्डेंट। दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जो अनुस्तरीय है यानी डिस्कॉर्डेंट है वो ऊर्ध्वाधर रूप में होती है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये आपकी स्थलाकृतियाँ हैं, किसी कारणवश ऐसा हो गया कि ये वॉल्केनिक जो है ये ऊपर की ओर से ऐसे निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, इस वजह से ये हो जा रहा है डिस्कॉर्डेंट, जिसे अनुस्तरीय बोल रहे हैं। और ये जो अनुस्तरीय है वो क्षैतिज रूप से होता है। आप इसको ड्राइंग में भी देख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि सतह का अनाच्छादन होता है तो स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, दृश्यमान होती है। उसके अलावा देखिए एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, इसमें लावा, शंकु, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी इत्यादि जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जो कि हमको उसका इम्पैक्ट या फिर उसके इफेक्ट क्या होते हैं दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जब मैग्मा का जमाव दो परतों के मध्य क्षैतिज रूप में होता है, ये परत है, ये परत है, इसके रूप में मैग्मा क्या है, क्षैतिज रूप से जम गई है तो अनुस्तरीय। अगर मैग्मा का जमाव जो है वो ऊर्ध्वाधर रूप में होता है तो उसको अनुस्तरीय बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए लैकोलिथ, ये भी आंतरिक वाला है। ठीक है, लैकोलिथ क्या होता है, तो लैकोलिथ को छत्रशिला अथवा गुंबदाकार स्थलाकृति के रूप में जाना जाता है, जिनका निर्माण दो परतों के मध्य लावा के जमाव से होता है। इसका जो आकार है वो गुंबदाकार इस वजह से होता है क्योंकि इसका जो ऊपरी भाग है अथवा परत अपने ऊपर की परत को ऊपरी दिशा में क्या कर देता है, धक्का दे देता है। यानी कि ये जो परत है यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर क्या कर देता है, परत अपनी ऊपरी परत को धक्का दे देता है। इस वजह से ये वाला जो एरिया है या इतने दूर का जो सरफेस है वो थोड़े ऊंचे भाग में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से लैकोलिथ का जो है वो निर्माण होता है। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि लैकोलिथ एक ऐसी संरचना होती है जो कि गुंबदाकार या स्थलाकृति के रूप में होती है और उनके मध्य ही क्या हो जाता है, लावा भर जाता है या फिर लावा जम जाता है। अब आगे देखिए लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या होता है, तो आंतरिक भाग में अवसादी चट्टानों में मैग्मा का जमाव जो है वो तस्तरी नुमा आकार में होने से इसका निर्माण होता है। ये स्थलाकृति दक्षिणी अमेरिका में सामान्य रूप से मिलती है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, आपको अर्धचंद्राकार भाग के रूप में मैग्मा का जमाव दिख रहा है दो परतों के बीच, तो इसे आप बोलेंगे लोपोलिथ। फिर एक संरचना होती है फेकोलिथ। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में इस पे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो फेकोलिथ क्या होता है बताइए। फेकोलिथ जो मान लीजिए कि ये परत है आपकी, ये दो परतों के बीच जब लहरदार रूप में क्या हो रहा है, मैग्मा का जमाव हो जा रहा है। तो जब मैग्मा का जमाव लहरों के रूप में हो जाएगा तो उसे बोलते हैं फेकोलिथ। क्या बोलते हैं उसे,
फैकोलिथ। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए यहाँ सील या पत्रक शिला यानी सील बोलते हैं इसको। तो ये बेसिकली क्या है ना कि मैग्मा का जमाव जब अवसादी चट्टानों में इनकी परतों में प्रवेश करके इनके समानांतर सतह के रूप में हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका अवसादी चट्टान है, ये आपका अवसादी चट्टान है, इनके बीचों बीच इस तरीके से समानांतर रूप में यहाँ मैग्मा का जमाव हो गया है, ठीक है, समानांतर सतह के रूप में। जैसे कि भारत में झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में जो है वो समानांतर प्रकार की जो है वो सतह पाई जाती है मैग्मा की, जिसे आप सील बोलते हैं, ठीक है। तो इसे आप इस ड्राइंग की सहायता से जो है वो बना सकते हैं। आपके लिए ये डायग्राम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए डाइक। तो जैसे मान लीजिए दो सरफेस है, ठीक है, दो सरफेस के मध्य जब जो मैग्मा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर के रूप में उसका निर्माण हो जा रहा है मैग्मा का। तो इस टाइम पे इसे क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। अब आपको लगेगा कि मैम डाइक और मैंने एक और जो पढ़ाया था आप लोगों को लेकोलिथ, उसमें क्या डिफरेंस है मैम कि लेकोलिथ जो है वो भी तो थोड़ा ऊंचा था ऊर्ध्वाधर शेप में, लेकिन देखिए वो गुंबदाकार था, ठीक है। गुंबदाकार होने का मतलब ही होता है कि गुंबद के रूप में काफ़ी ऊंचा, और ये तो केवल ऊर्ध्वाधर थोड़ा सा ऊपर गया है, दोनों में डिफरेंस है। यानी डाइक का बड़ा रूप बोल सकते हैं लेकोलिथ है, ठीक है। अब आगे देखिए बैथोलिथ है। बैथोलिथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि यह स्थलाकृति मुख्य रूप से उन पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है जहां ज्वालामुखी की क्रिया होती है। इसके आधार अत्यधिक चौड़े एवं इनके पार्श्व बहुत ढालनुमा होते हैं। देखिए आधार भी इसका ज़्यादा होगा, ये गुंबद से थोड़ा अलग है, इसका आधार भी ज़्यादा होगा और इसकी जो गुंबद है वो भी क्या होगी, ये ढाल भी ज़्यादा होगी। इस बात को याद रखिएगा, आधार वृहद होगा, ढाल तीव्र होगा। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हालांकि ड्राइंग बना हुआ है तो मैं उसको हौच पौच नहीं करती हूँ, आप देख लीजिएगा। ये जनरली पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है कि लावा के जमाव से निर्मित लावा मैदान जो बनता है उसे हम पोहोहो मैदान कहते हैं। मान लीजिए अगर वन लाइनर में आ गया तो आप लोग देख लेंगे। बाह्य संरचना में तो कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने आप लोगों को बताया है कि जब मैग्मा का उद्गार होता है यानी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे कुछ पदार्थ जो है वो निस्सृत होते हैं। तो जो निस्सृत पदार्थ है आप लोगों को वो क्या होते हैं, आपकी आंखों से दिखाई देते हैं, ठीक है, सब उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लावा है वो निकल रहे हैं, ठीक है, बह रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, उसके वजह से धीरे धीरे ठंडे होकर क्या कर रहे हैं, प्लेन्स का निर्माण कर रहे हैं, पठार का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए शंकु पर्वत का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी बाह्य संरचना में। सिंपल सी बात है, पृथ्वी के भीतरी भाग में जो संरचना होगी, जैसे मैंने पढ़ाया लेकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, सील, तो ये भीतरी भाग में होंगे, ठीक है। और आंतरिक भाग में होने के कारण ही इसको क्या हमने नाम दिया है, आभ्यंतरिक। अब देखिए शंकु पर्वत क्या होते हैं, जिससे आप बोल सकते हैं कोन या फिर माउंटेन्स। देखिए ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप निस्सृत पदार्थों के जमाव से शंकु के आकार की संरचना का निर्माण होता है, जिससे इसके निर्माण प्रक्रिया निर्माण में भागीदार पदार्थों या फिर स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित पदार्थों में या फिर प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सिंडर शंकु या फिर राख शंकु। इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी राख, धूल एवं विखंडन पदार्थों के जमाव से होता है, जिनकी ऊंचाई जो है वो सामान्यतया क्या होती है, कम होती है। इस शंकु के निर्माण में तरल पदार्थ यानी कि लावा की भागीदारी नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो शंकु होता है उसका निर्माण में तरल पदार्थों यानी लावा की भागीदारी नहीं होती है। जैसे कि जोरल्ला पर्वत जो कि मैक्सिको में है, इजाल्का पर्वत सेल्वाडोर में है, कैमेगुइन पर्वत जो कि लुजोन द्वीप फिलीपींस में है। सिंडर शंकु आप लोगों को पता चला कि सिंडर शंकु जो होता है उसमें तरल पदार्थों का जो भागीदारी है वो नहीं होता है। एक होता है कंपोजिट शंकु। इस प्रकार के शंकु की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस शंकु का निर्माण ज्वालामुखी में निश्चित पदार्थों की परत अथवा तह के जमाव से होता है, इसीलिए इसे परतदार शंकु भी कहते हैं। याद रखिएगा सिंडर शंकु जो है वो धूल या फिर कोई विखंडित पदार्थों से बनता है जो कि थोड़ा कम ऊंचा होता है, परंतु कंपोजिट शंकु जो है वो थोड़ा ऊंचा होता है सिंडर शंकु से। देखिए कंपोजिट शंकु का उदाहरण देख लीजिए, माउंट फुजियामा जो कि जापान में है, उसके अलावा है माउंट सेस्टा, ठीक है, माउंट सेस्टा वो है रॉकी पर्वत यूएसए में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए
ये मान लीजिए आपकी ज्वालामुखी जो है वो निकल रही है और ये बहुत सारी संरचना जो है वो भीतरी रूप में बना लेती है, जिसमें मैंने आपको समझाया। मान लीजिए कि यही संरचना है, यहाँ पर लहरदार हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि जब लहरदार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फेकोलिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेकोलिथ हो जाएगा। यहीं पर मान लीजिए कि किसी ने क्या कर लिया, ऊर्ध्वाधर ऐसे जमाव कर लिया बनाकर, ठीक है। मैग्मा का अगर ऊर्ध्वाधर जमाव हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डाइक कहलाएगा। या मान लीजिए कि क्या हो गया कि समानांतर रूप में बना लिया यहाँ मैग्मा का जमाव, तो ये क्या हो जाएगा, सिल हो जाएगा। तो इस प्रकार भीतरी संरचना है ये, ठीक है। अब देखिए परपोषित शंकु, इस प्रकार के शंकु का निर्माण ऐसी स्थिति में होता है जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो एवं उनमें विस्फोट के परिणाम स्वरूप छोटी छोटी नलियां एवं उपनलियां बन जाए। जैसे देखिए यहाँ पर आपको नलियां दिखाई दे रही है, लेकिन उपनलियां तब होंगी जब यहाँ से ये बढ़ेगा, यहाँ से ये बढ़ेगा, फिर यहाँ से ये बढ़ेगा, फिर यहाँ से ये बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, फिर यहाँ बहुत सारे ऐसे निकल जाएंगे। तो उपनलियों का जो निर्माण है वो परपोषित शंकु होता है। जैसे इस ड्राइंग में देखिए, ये मुख्य नली, ठीक है, ये जो निकल रही है ये सब मुख्य नली है, और मुख्य नली में भी बहुत सी नली जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, उपनली हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी मुख्य नली है, ठीक है। मान लीजिए इसमें और भी एक दो मुख्य नली हो जाएंगे, लेकिन और भी जो पार्ट उसमें से निकलेंगे वो उपनलियां हो जाएंगी। अब हम लोग देखेंगे पैतृक शंकु। तो इस प्रकार के शंकु का जो निर्माण है वो ऐसी स्थिति में होता है जब लावा का जो फैलाव है वो अधिक दूर होता है, क्योंकि लावा में सिलिका की जो मात्रा है वो कम होती है। वास्तव में इनका जो आकार है वो शिल्ड नुमा होता है, इसीलिए इन्हें शिल्ड शंकु भी कहते हैं। इनका जो ढाल है वो कैसा होता है, मंद ढाल होता है, ठीक है। इस प्रकार ये शंकु का जो उदाहरण है वो हवाना में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हवाना तुल्य शंकु भी कहते हैं। याद रखिएगा, पैतृक तुल्य शंकु को हवाना तुल्य शंकु भी कहते हैं। इसमें जनरली लावा जो है वो क्षारीय होता है, जिसकी वजह से इसका जो सिलिका की मात्रा है इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब सिलिका की मात्रा जो है वो कम है तो ऑब्वियस ही बात है प्रसार या बहाव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत दिया है, सिलिका कम तो बहाव कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि बहाव ज़्यादा है तभी तो ये इतने दूर तक जो है वो फैल के गया ना, इतनी दूर तक बह गया, इतने दूर तक बह गया। क्यों, क्योंकि प्रसार इसका ज़्यादा था। अगर इसका जो प्रसार है वो कम होता तो वो इतने दूर में ही रहता, फिर ठंडा हो जाता, फिर इतने दूर में आता, फिर ठंडा, फिर ठंडा, तो ये काफ़ी ऊंचा जो है वो माउंटेन बना लेता। चूंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम है इसीलिए इसका बहाव क्या है, ज़्यादा है। अब हम लोग पढ़ेंगे लावा डॉट क्या होता है, ठीक है। देखिए जब मिश्रित शंकु वाले ज्वालामुखी में उद्गार जो है वो बंद हो जाता है तो उनकी मुख्य नली एवं सहायक नलियों में लावा का जो जमाव है वो हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन शंकु के उपर्दन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनकी नलियों में जमा हुआ लावा जो है एक डॉट के रूप में दिखाई देता है। जब संपूर्ण नली में इस प्रकार के जो डॉट है वो भर जाते हैं तो इस प्रकार से इसे ज्वालामुखी गर्दन या ग्रीवा कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है वो 200 फीट तक हो सकती है। अब आगे देखिए ज्वालामुखी से संबंधित अन्य पहलू क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला है गेसर, ठीक है। तो गेसर जो है वो वास्तव में एक प्रकार का गर्म जल स्रोत होता है, ठीक है, जिनमें से गर्म जल एवं वाष्प जो है वो तीव्रता के साथ एक अवकाश के बाद निकलता रहता है। अवकाश का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ अंतराल के बाद, है ना, मतलब कुछ टाइम तक नहीं निकला, फिर वापस से निकलने लगा, फिर नहीं निकला, फिर निकलने लगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो गर्म जल है एवं जो वाष्प है वो तीव्रता से निकलता तो है परंतु कुछ अवकाश के बाद। जैसे कि यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल तथा एक्सेल्सियन जो गेसर है वो, ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, तो इसको जो है वो थोड़ा सा अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को पहली बार सुना सुना लग रहा है, ठीक है, एक्सेल्सियन गेसर। देखो गेसर का जो संबंध होता है वो वास्तव में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित होता है, जहां यह किसी भी ज्वालामुखी के जीवन के अंतिम समय से संबंधित होता है। फिर है गर्म जल स्रोत। गर्म जल स्रोत एवं गेसर में यद्यपि लगभग समरूपता होती है लेकिन ये दोनों एक नहीं है। गेसर में गर्म जल एवं वाष्प का निष्कासन एक अवकाश के बाद होता है, वहीं गर्म जल स्रोत से गर्म जल एवं वाष्प का जो निष्कासन है वो निरंतर क्या होता है, बिना अवकाश के होता रहता है।
तो इसके अतिरिक्त जो गेसर है उसका संबंध ज्वालामुखीयता से है, वहीं गर्म जल स्रोत का जो संबंध है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग की विशेषताओं से है, न कि ज्वालामुखीयता से। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भागों में गर्म जल के स्रोत बड़े पैमाने पर दिखते हैं, लेकिन विश्व में गर्म जल स्रोत तथा गेसर के वितरण में कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता है। यानी कि हमें पता है कि अक्षांशीय अवस्थिति जलवायवीय विशेषताएं जैसे कि गेसर एवं गर्म जल स्रोत के वितरण पर प्रभाव नहीं डालते। यहाँ तक कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में भी गर्म जल के स्रोत क्या है, पाए जाते हैं। साथ ही साथ याद रखना है कि साइबेरिया के हिमाच्छादित क्षेत्रों में भी इनकी क्या है, अवस्थिति है। अब देखिए, धुआंरे जिसे बोलते हैं फ्यूमरल्स, ये ऐसे छिद्र होते हैं जिनसे पृथ्वी के आंतरिक भाग से वाष्प एवं अन्य प्रकार की गैसों का निष्कासन होता रहता है। धुआंरों का संबंध भी प्रत्यक्ष रूप से ज्वालामुखी क्रिया से है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ज्वालामुखी सक्रियता के अंतिम लक्षण जो है वो धुआंरे ही हैं। गेसर एवं गर्म जल स्रोत की तुलना में धुआंरों से निश्रित वाष्प का जो तापमान है वो अत्यधिक होता है, जो कि 645 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। समस्त प्रकार के धुआंरों से निश्रित पदार्थों में वाष्प की मात्रा जो है वो 98 to 99% तक हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन एवं अमोनिया, नाइट्रोजन इत्यादि का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो इससे गंधक यानी सल्फर की भी प्राप्ति होती है। वे धुआंरे यानी फ्यूमरल्स जिनसे कि गंधकीय धुआं अधिक मात्रा में निकलता हो उन्हें सोल्फ तारा कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, लिखा है कि धुआंरे जो है वो आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनसे गंधक या फिर बोरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही निश्रित वाष्प में एक स्थित गुप्त ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा का भी क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। तो सोचिए कि फ्यूमरल्स का जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, छद्म ज्वालामुखी क्या है। तो देखिए, वास्तव में ज्वालामुखी की संरचना अथवा आकार से मिलते जुलते स्थलाकृतियों को उन अवस्था में छद्म ज्वालामुखी कहते हैं जब इनका निर्माण जो है वो ज्वालामुखीयता से न हुआ हो, अर्थात ऐसी स्थलाकृतियां जो कि ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के समान दिखते हो, वास्तव में हो नहीं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो की ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, पर ऐसा नहीं है। उनके अंदर क्या हो जाता है, उनके अंदर बेसिकली धूल वगैरह जम जाता है, या फिर मान लीजिए कि आग लग जाती है तो कुछ ना कुछ धुआं निकलता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पर्वतीय इलाकों या पहाड़ी इलाकों में जब आप जाते हैं ना, तब ऐसे जो स्थलाकृतियां हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन वो ज्वालामुखी नहीं होते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है छद्म ज्वालामुखी। अब आगे देखिए, उल्का पिंड निर्मित क्रेटर। ठीक है, तो जब उल्का पिंडों के गिरने से क्रेटर जैसी संरचना का निर्माण होता है और जो आधार विहीन होता है वह क्या कहलाता है, छद्म ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों को एक बात पता होगी कि जब उल्का पिंड गिरा तो यहाँ पर क्या हो गया, गड्ढे टाइप का निर्माण हो गया, जिसे आप क्रेटर बोल रहे हैं। तो यहाँ कुछ टाइम तक क्या होगा, जल गया है ये एरिया, तो धुआं निकलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं वहां से क्या है, वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है, परंतु ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो मैग्मा उस लेवल पे नहीं है, वो तो बाहरी एरिया है जो कि क्या हो गया है, किसी कारणवश जल गया है। तो यह क्या कहलाएगा, छद्म ज्वालामुखी। आगे देखिए क्या लिखा है कि महाराष्ट्र के बुलदाना जिले के लोनार झील को पहले ज्वालामुखीय क्रेटर के रूप में माना जाता था, लेकिन कई वर्षों के शोध के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि इनका जो निर्माण है वो एक उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। देखिए, कीचड़ ज्वालामुखी ये काफ़ी इजी है, ये भी एक बार आप लोग देख लीजिए। फिर उसके अलावा सॉल्ट प्लग्स जो है वो भी देख लीजिए। सॉल्ट प्लग्स नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, लवणीय विशेषता होंगी। ठीक है, तो वहाँ जलवायु से मिलती जुलती संरचना का विकास होता है। नमक की पहाड़ियाँ जो है वो प्लग्स में गुंबदों की कई विशेषताओं को दर्शाने लगती है, जो कि कहीं ना कहीं एक होल होता है, और वो जनरली क्या होता है, शिखर की ओर ऐसे ऊंचा होने लगता है। तो ये क्या होने लगता है, पहाड़ियों के रूप में अपना निर्माण जो है वो करने लगता है, और कुछ इस तरीके से संरचना का निर्माण होता है जिसे आप कहेंगे सॉल्ट प्लग्स।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा कीचड़ ज्वालामुखी और सॉल्ट प्लग्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा वो हम लोगों का होगा भूकंप, ठीक है, अर्थक्वेक, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया है कि वॉल्केनो क्या होता है, किस प्रकार से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, किस कारण से जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि मोटा मोटी अगर कोई भी क्वेश्चन जो है वो ज्वालामुखी पर आए तो मैंने इतना आप लोगों को बेसिक्स समझा दिया है कि आप लोग उस पर आंसर्स जो है वो अपना लिख सकते हैं डायग्राम सहित, क्योंकि मैं बिना डायग्राम के ज्योग्राफी नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो मेरे चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देखिए मुझे भी अगर मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि आप लोग मुझे इनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, व्यूज़ आएंगे, वैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं और वीडियोज़ लाऊँगी। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे या फिर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो मुझे लगेगा कि मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो बनाने का ट्राई कर रही हूँ। चूँकि बच्चे जो हैं वो देख नहीं रहे हैं तो फिर मेरा भी मोटिवेशन डाउन होगा और हो सकता है कि मैं चैनल्स पर वीडियो लाना ही बंद कर दूँ या फिर मान लीजिए मैं चैनल ही बंद कर दूँ, ठीक है। तो एक दूसरे को मिलकर क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं और अच्छा करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।